फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले जहां पर आप देखिए नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उस बीच में बरेली उत्तर प्रदेश में 29वें यहाँ उद्यानी समारोह को लेकर देखिए किस तरह से काम चल रहा है। उद्घाटन समारोह किया गया है। उद्यानी मेला यहाँ पर सीएम धामी आप देखिए किस तरह से संबोधित कर रहे हैं। बरेली उत्तर प्रदेश में 29वें ये उद्यानी मेले की यहाँ पर बात हो रही है। समारोह का आप देखिए शुभारंभ किया गया है। उद्घाटन समारोह में सीएम धामी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिलहाल बताते चले कि उत्तराखंड के अंदर नगर निकाय चुनाव भी हैं, लेकिन उस बीच में लगातार कार्रवाई सीएम धामी की तरफ से किस तरह से की जा रही है। समारोह में पहुंचे हुए हैं। बरेली है उत्तर प्रदेश में 29वें ये उद्यानी मेला है, जिसका समारोह आप देखिए किस तरह से शुरू किया गया है, लेकिन अपना संबोधन भी वहां पर देते नजर आए। क्या कुछ जरा कह रहे थे वो आपको सुनाते हैं। संख्या में आने पर और मेरा और मेरे साथ आए हुए सभी लोगों का जो आपने यहाँ पर स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आप सबका स्वागत एवं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सबको उत्तरायणी, मकर संक्रांति और भूतिया त्योहार की मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले कई वर्षों से बरेली की इस ऐतिहासिक धरती पर आयोजित होने वाले इस विशाल सांस्कृतिक मेले में आप सबके मध्य आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मैं सच में पिछले सालों में भी कई बार मैंने प्रयास किया कि मैं आप सबके बीच में आकर जरूर इस मेले में प्रतिभाग करूं, इस आयोजन में आप सबके साथ सहभागी बनूं, लेकिन ऐसा अवसर बन नहीं पाया। और पिछली बार जब मैं बरेली आया था तो हमारे छत्रपाल जी के चुनाव में तो आप सब लोगों ने बड़ा आयोजन किया था और एक हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, समाज के हमारे सब नौजवान बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। और उस दिन हमारे पंत जी वगैरह ने मुझे कहा कि आपको मेले में जरूर आना है इस पर। और मैंने तब चूंकि बहुत जोर से वायदा तो नहीं किया था, लेकिन मैंने इनसे नहीं किया, लेकिन अपने आप से वायदा कर लिया था कि मैं जरूर आप सबके बीच में आऊंगा। और आज मैं आप सबको जिस प्रकार से आपकी प्रसन्नता देख रहा हूँ, आप सबके अंदर ऊर्जा देख रहा हूँ, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मुझे लग रहा है कि मैं बरेली तो वैसे क्योंकि मेरा बचपन से आना जाना रहा है, बहुत छोटे थे तब से आए और इस मेले में भी आए हम। ये मंजूर दादा हमारे जानते हैं, तो मैं आया इस मेले में भी पहले आया, लेकिन ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली आप सबके आशीर्वाद से, हमारी देवभूमि के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो मैं उसके बाद आप सबके बीच में नहीं आ पाया। मेरा मन बहुत था कि मैं जरूर आप सबके बीच में आऊं, इसमें प्रतिभाग करूं। यह अवसर आज आया और सच में बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबकी। यहाँ पर जिस प्रकार से हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने नथ भी लगा रखी है, गलोबंद भी लगा रखा है, पिछौड़ी भी पहन रखा है। तो अपने आप में शानदार। और जो बेटियां मुझे वहाँ तिलक लगा रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आज ही लगाया है कि हमेशा लगाते हैं। तो निश्चित रूप से आप सबको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं बरेली में हूँ, मुझे लग रहा है मैं उत्तराखंड में हूँ। और इस तरह के जो मेले हैं वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए और उन्हें हमारी भावी पीढ़ी तक पहुंचाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति को आगे पहुंचाने का काम करते हैं और ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। पहले के समय में जब ऐसे साधन नहीं होते थे, संचार की व्यवस्था नहीं होती थी, एक दूसरे से लोग जब मिल नहीं पाते थे, तो ये मेले, ये महोत्सव, ये कौशिक, यही हम सबका एक माध्यम होते थे मिलने का, अपनी बात एक दूसरे से करने का। इस उत्तरायणी मेले में जहाँ एक और मैं देख रहा था आनंद खड़का जी और हमारे पिथौरागढ़ से आए हुए ललित शौर्य जी। पहले तो मैं थोड़ी देर तक ललित शौर्य को भी नहीं पहचान पाया, मुझे लगा कि आप जो है यहाँ बरेली में, क्योंकि आज टोपी पहन रखी है, कोट पहन रखा है। तो बाद में मैंने कहा कौन है संचालन करने वाला। तो ये सब लोग बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो उत्तराखंड में अपना योगदान कर रहे हैं। आनंद खड़का जी की टीम, जिन्होंने ये मां नंदा सुनंदा का एक शुरुआती यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ये सब इन मेलों के माध्यम से इन सबको भी बड़ा अवसर मिलता है।
अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो लोक कलाएं हैं और उसकी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, पारंपरिक रूप से चलने वाले हमारे गायन हैं, उन सभी को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस मेले में हैंडीक्राफ्ट और कुटीर उद्योगों के विभिन्न उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अपने अथक परिश्रम से इस विशाल मेले में जो लोग भी इसको सफल बनाने में जुटे हैं, उत्तरायणी जन कल्याण समिति बरेली के सभी सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देश के प्रधान सेवक बनने के पश्चात पूरे भारत में विकास भी और विरासत भी के उद्घोष के साथ आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक यज्ञ की शुरुआत हुई है। एक यज्ञ आगे बढ़ रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या उज्जैन में बनने वाला महाकाल लोक का निर्माण हो या हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का भव्य एवं दिव्य निर्माण हो, जिसका इसी माह 22 जनवरी को 1 साल प्राण प्रतिष्ठा का पूरा हो जाएगा, या ऐसे सभी कार्य आज इस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ये नींव है, ये फाउंडेशन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी उत्तराखंड के विकास के साथ साथ जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं उनके संरक्षण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। जहां एक ओर बाबा केदार का धाम, वह नवनिर्माण और पुनर्निर्माण वहां पर हो रहा है। अनेक व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं। अभी वहां पर एक उपचुनाव भी हुआ था, क्योंकि वहां की हमारी विधायक की पहले शैला रानी रावत की, उनका देहांत हो गया था। उसके बाद नया चुनाव हुआ। आप सब लोगों ने देखा होगा, बाबा के धाम में एक बड़ी विजय हमारी पार्टी को वहां पर मिली। और क्योंकि आज विकास का काम भी तेजी से राज्य के अंदर हो रहा है। चाहे बद्रीनाथ धाम में करोड़ों की लागत से पुनर्निर्माण एवं मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर हैं, जितने भी प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, उनके सौंदर्यीकरण का कार्य, नवनिर्माण पुनर्निर्माण के कार्य भी तेज गति के साथ किए जा रहे हैं। एक और जहां आप सब लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, और अब धीरे धीरे आने वाले जो धार्मिक भक्तगण हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल संख्या में इजाफा हो रहा है। कांवड़ लेने भी यहाँ से भी लोग जाते हैं। कांवड़ भी 4 करोड़ से ज्यादा लोग अब हो रहे हैं। धीरे धीरे वहां की व्यवस्थाएं कम पड़ती जा रही है। आने वाले समय में चूंकि ये संख्या रुकनी नहीं है और अगले 25 सालों में ये संख्या में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि होनी, उसको ध्यान में रखते हुए हम मां गंगा के तट पर, मां गंगा के स्थान पर एक पवित्र गंगा कॉरिडोर बनाने का भी हमने संकल्प लिया है। गंगा का कॉरिडोर ऋषिकेश और हरिद्वार में हम बनाएंगे। इसी की तर्ज पर जैसा आप सब लोग यहाँ से अभी, क्योंकि जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो तो सब जाते ही हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के नहीं भी वह भी मां पूर्णागिरि में बड़ी अपनी आस्था और श्रद्धा रखते हैं। मां शारदा के स्थान पर जाकर वहां पर स्नान भी करते हैं। तो आने वाले जितने भी हमारे ये बरेली के लोग हैं, पीलीभीत के लोग हैं, बदायूं के लोग हैं, लखीमपुर, शाहजहांपुर और रायबरेली तक के लोग, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, इतनी बड़ी संख्या मैं देखता हूं जब मां पूर्णागिरि का मेला प्रारंभ होता है। तो मैं सच बताऊं तो मैंने इतना ज्यादा भक्ति का सैलाब, हमारे भक्तों का एक तरफ से जाना आना दूसरे किसी स्थान पर मैंने उत्तराखंड में नहीं देखा जितना मां पूर्णागिरि में जाते हैं। और क्योंकि मेरा बचपन से मां शारदा के सानिध्य में ही मैं बड़ा हुआ, उसी शारदा नदी में जो है, जो काली और गोरी आती हैं, पंचेश्वर में मिलकर जो है शारदा बन जाती है, जहाँ सरयू जी मिलती है। तो वो शारदा कॉरिडोर
भी हमने बनाने का निर्णय लिया है, उस पर हमारा काम चल रहा है, जिससे कि आने वाले समय में आपको अच्छा घाट मिलेगा, अच्छा स्थान मिलेगा आने जाने के लिए, देखने के लिए। एक सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम भी हम तेजी से कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड को एक प्रमुख रूप से पर्यटन हब बनाने के लिए, एडवेंचर टूरिज्म हब, और माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले साल देहरादून आए थे, जहां हमने एक इन्वेस्टर मीट करी थी, और उस इन्वेस्टर मीट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से एक अनुरोध किया था कि आज हमारे देश भर के लोग पहले विदेशों में जाके एक कल्चर बनता जा रहा था कि अपने विवाह के कार्यक्रम विदेशों में कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भगवान के सबसे ज्यादा निकट का स्थान कोई है तो देवभूमि उत्तराखंड है, इसलिए अगर आपको वेडिंग करनी है तो देवभूमि उत्तराखंड में करिए। तो हम लोग उसको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी, वेडिंग डेस्टिनेशन हब के रूप में और फिल्म शूटिंग स्थल के रूप में भी हम इसको विकसित कर रहे हैं। प्रदेश में होम स्टे योजना हो, लखपति दीदी योजना हो, स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाएं हमने लागू की हैं, जिसके माध्यम से रोजगार भी बढ़ रहा है, स्वरोजगार भी बढ़ रहा है, और हमारे बहनों की आर्थिकी बढ़ रही है। और मैं सच बताऊं आपको, ये मैं यहाँ कहना चाहता हूँ बरेली में, क्योंकि आप लोग उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। अभी उत्तराखंड के अंदर जो हमारी मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, वो बहुत शानदार काम कर रही है छत्रपाल जी। और सच बताऊं तो उनकी जीवटता, उनका कौशल, उनका परिश्रम एक नई दिशा पूरे राज्य को दे रहा है। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, चाहे वो सिलाई के हों, चाहे बुनाई के हों, चाहे वो हमारे मिलेट्स के हों, चाहे वो तमाम प्रकार के बच्चों के खिलौने हों या प्रसाद हो, बहुत प्रकार के जो आज वो ब्रांड बनाकर वहां से हमारे यहाँ से चला रहे थे, हमने उनको एक ब्रांड के रूप में अब आगे देश दुनिया के अंदर प्रचारित किया है, हाउस ऑफ हिमालय उत्तराखंड। और वो इतने अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हैं कि कई बार मुझे लगता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी वो फेल कर रहे हैं। उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छी पैकेजिंग है उनकी, अच्छे तरीके से उन्होंने शानदार तरीके से उसको बनाया है। और हमारे राज्य में पिछले सालों में महिलाओं ने जिस अथक परिश्रम से काम किया है, उसका परिणाम है कि उत्तराखंड में 1 लाख बहनें हमारी आज लखपति दीदी बन गई है, और हम जल्दी 1.25 लाख बहनों को और लखपति दीदी बनाएंगे, उनको प्रोत्साहन देंगे। 3 लाख रुपए तक का ऋण है, 5 लाख रुपए तक का ऋण है हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए हमने बिना ब्याज से देने का प्रावधान किया हुआ है। हमने उत्तराखंड से तो फिलहाल लगातार आप देखिए पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जहां पर वो उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करने पहुंचे और बरेली के अंदर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अपना आप देखिए किस तरह से बात को सामने रखा कि बिल्कुल भी महसूस नहीं हो पा रहा है कि उत्तराखंड से बाहर हैं, लेकिन लखपति दीदी बनाने की भी किस तरह से उन्होंने बात कह दी, ऋण देने की बात हुई, रोजगार को लेकर बात हुई, युवाओं को लेकर बात हुई, और देश को आगे किस तरह से लेकर जाना है, उपलब्धियां गिनाने की भी कोशिश की गई। आगे बढ़ जाते हैं तो अब जल्द ही प्रदेश में कार्यरत हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां और यहां सहायिकाओं को जो पेंशन तोहफा है वो मिल सकता है। सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की तैयारी कर रही है, और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए। प्रदेश में अभी लगभग 40,000 आंगनबाड़ी और सहायिका कार्य कर रही हैं, जबकि कुछ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। उत्तराखंड सरकार पहले से ही यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायकों को बढ़ावा दे रही है और बढ़ा हुआ मानदेय भी दे रही है। अब सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायकों को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के मद्देनजर पेंशन देने की तैयारी कर रही है। मंत्री रेखा आर्य ने बैठक में कहा कि प्रदेश रजत जयंती वर्ष में यहाँ प्रवेश करने जा रही है और इस समय महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में ये कदम अहम साबित होगा। बैठक में अधिकारियों से इस योजना के संचालन के लिए 3 संभावित प्रारूप भी प्रदर्शित किए गए और इसमें से किसी का भी चयन कैबिनेट में किया जाएगा। बैठक में मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायकों के यहाँ 7,038 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के प्रगति की भी जानकारी ली। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आवेदन शुरू होने से पहले 6
दिन में ही यहाँ 20,000 से भी ज्यादा महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं, जबकि अभी आवेदन की तारीख 31 जनवरी तक है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आवेदकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। ये कह सकती हूँ कि सबकी इच्छा चेष्टा है कि हम लोग आंगनबाड़ी बहनों के लिए आने वाले समय में कोई पेंशन स्कीम हम लोग लेकर आए, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एक पेंशन स्कीम को प्लान करें, ताकि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक रिटायरमेंट के उपरांत में जो एक सम्मानजनक धनराशि अपने जीविकोपार्जन के लिए अथवा अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए उनको एक आर्थिक मदद हो सके। योजना की शुरुआत करने के लिए विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिस पर विभाग ने प्रस्ताव तैयार करने के लिए लगभग उनकी तैयारी है। और मैं समझती हूँ कि एक बैठक और होनी है, जिसमें थोड़ा सा गहन स्तर पर जो है इसकी समीक्षा की जानी है। और उसके बाद में महिला साथी योजना का भी हम पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने किन्हीं जनपद संभवतः देहरादून से ही हम इसको प्रारंभ करेंगे, जिसमें हाल ही में हम लोगों ने जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ, हमारी सहायिकाएं हूँ, लगभग 7,000 पत्र 7,000 पद जो है उसके सापेक्ष जो है कितने आवेदन किए गए हैं इसकी समीक्षा की गई है। जबकि आवेदन की अभी अंतिम तिथि 31 जनवरी तक है। तो अभी जानकारी दी गई है कि लगभग 20,000 लोगों ने जो है 7,000 पदों के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अथवा सहायिका की रूप में सेवा करने के लिए महिलाएं लगातार जो है तत्परता के साथ में जो है उसके लिए इच्छुक हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत स्वागत योग्य प्रतीत होता है। और इसके साथ ही नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की गई है कि नंदा गौरा योजना, जिसमें अभी तक हमारे लगभग 36,046 हमारे पास में अब तक आवेदन पहुंच चुके हैं। और लगातार इस बात का भी एक दबाव बन रहा है कि अभी भी बहुत सारी बालिकाएं ऐसी हैं जिन्हें कि अभी आवेदन नहीं कर पाए हैं और जो समय सीमा बढ़ाए जाने का अनुरोध कर रहे हैं। तो नंदा गौरा योजना के लिए फिलहाल 15 तारीख तक आवेदन, यानी कि एक हफ्ते आज से लेके एक हफ्ते का समय जो है वो एक्सटेंशन करने का निर्देश विभाग के अधिकारियों को दे दिया गया है, ताकि हमारी शेष लड़कियां जो कुछ रह गई हैं वो समय पर आवेदन कर पाए। फिलहाल नंदा गौरा योजना में जो आवेदन करता है वो संख्या अभी अच्छी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो समय बढ़ा रहे हैं उससे और आवेदन की संख्या अच्छी। कल्याण कोष को लेकर भी समीक्षा की गई है, क्योंकि पूर्व में जब आबकारी विभाग से 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में महिला कल्याण कोष में जाना था, जिसको लेकर एक नियमावली तैयार की जानी थी, वो नियमावली तैयार अभी तक में क्यों नहीं हो पाई अथवा क्या देरी है अथवा कैबिनेट में कब तक आएगी, इसको लेकर विभाग के अधिकारियों से पूछा भी गया है और उनको निर्देश भी दिए गए हैं और नाराजगी भी व्यक्त की गई है कि चूंकि हम यदि देखें तो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी जो है वो स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के निमित्त जो है 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क का पैसा लगातार आ रहा है। और यदि हम देखें पशु कल्याण के परिपेक्ष में तो गौ सदनों के लिए भी लगातार आ रहा है, लेकिन महिला कल्याण कोष में वो पैसा नियमावली अभी तक अप्रूव न होने के कारण नहीं आ पा रहा है, जिसको लेकर नाराजगी व्यक्त की गई है और जिसको लेकर सेक्रेटरी को ये साफ निर्देशित किया है कि इसको आगामी कैबिनेट तक में यहाँ प्रस्ताव आ जाना चाहिए, ताकि जो है महिलाओं के लिए एक बेहतरीन योजना या बेहतरीन कार्य जो है वह आने वाले भविष्य में हम लोग कर पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विजन 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस ड्रग्स के प्रति लगातार जीरो टॉलरेंस का कार्य कर रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक सभी जगहों पर नशा मुक्त करने के लिए पुलिस काम कर रही है। गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने कहा कि ड्रग्स के प्रति हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भी ड्रग्स के लिए जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं। प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक को निर्देशित किया गया है और अगर उनके क्षेत्र में यहां ड्रग्स सप्लाई हो रही है और उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो नशा तस्कर पकड़ा जाए उसकी गहराई से इन्वेस्टिगेशन की जाए। उन्होंने कहा कि काफी सारे एनडीपीएस एक्ट के जो मामले हैं जिनमें आरोपियों के विरुद्ध प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई चल रही है। देखिए, एनडीपीएस एक्ट में जो भी हमारी जो कार्रवाई जो चल रही है, विशेष रूप से हम हमेशा ड्रग के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं। तो समय समय पर हमको मीटिंग भी इसमें बताना पड़ता है। तो कंसर्निंग ये जो मैसेज जो है राइट फ्रॉम द ऊपर से लेके नीचे तक हमारे कांस्टेबल तक,
ये मैसेज पहुंचे कि अगर ड्रग्स रिलेटेड अगर कोई भी चीज उनके अगर थाना क्षेत्र में या उनके नियर बाय में अगर ऐसी कुछ चीजें आती हैं और उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो इस पे उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें ये भी उनको आदेशित और निर्देशित किया गया है संबंधित जनपद प्रभारियों को, जो एसपी और एसएसपी हैं, कि ड्रग के मामले में जहाँ पे भी रिकवरी हो, जहाँ पे वो ड्रग पेडलर पकड़ा जाए, उसके जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है उसको एस्टैब्लिश करें, ताकि इससे ये पता चले कि वो किसको ड्रग बेच रहा था और ये ड्रग कहाँ से आ रही है और इनके पीछे जो मेन किंगपिन है उस पर कार्रवाई। इसी क्रम में काफी सारे केसेस हुए हैं, फिट एंड एनडीपीएस के केसेस हुए हैं जिसमें कि इनकी प्रॉपर्टी जब्ती के कार्रवाई चल रही है। और साथ साथ इन्फोर्समेंट के साथ साथ एक अवेयरनेस भी पूरी रेंज में चल रहा है। स्कूल कॉलेजेस में हमारे ऑफिसर्स जा रहे हैं और वहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि से नो टू ड्रग कैंपेन जो है वो चल रहा है। और उम्मीद है कि जो भी इस तरह की जो ड्रग रिलेटेड जो कार्रवाई करते हैं उनको पकड़कर और उनको लीगल माध्यम से उनको जेल में भेजें और उनकी जो एक एक पैसा, जो गंदा पैसा जो ड्रग का उन्होंने एकत्रित किया है उसकी जब्ती हो। देहरादून नगर निगम आयुक्त नमामि बंसल की यहाँ नगर निगम के तौर पर देखिए किस तरह से काम किया गया। नमामि बंसल ने यहाँ नगर निगम में बन रहे टोल फ्री कक्ष का निरीक्षण किया है। वहाँ काम कर रहे लोगों से टोल फ्री की नंबर पर शिकायतें जो आ रही हैं उसकी जानकारी ली गई और इस दौरान नगर आयुक्त ने टोल फ्री में शिकायत करने वाले लोगों से बातचीत भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि 2 पीवीएमसी जो कंपनीज हैं उन्हें 3 कूड़ा उठाने वाली कंपनियों को मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी है, जिसका काम कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग करना होता है। कई जगह ऐसी शिकायत आई है जहां पर कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं गई और इसके लिए पीएमसी पर भी फाइन अब आप देखिए किस तरह से लगाया जाएगा, यानी कि फाइन अगर लगाया जाता है तो जाहिर तौर पर लोगों पर नकेल कसी जा सकती है, क्योंकि समय रहते इन्होंने कंप्लेंट्स को रोज नहीं किया। और अगर आयुक्त ने कहा कि अगर किसी को भी नगर निगम से संबंधित कोई शिकायत होती है तो टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त नमामि बंसल ने काम कर रहे लोगों को भी लताड़ लगा दी। थे जिनमें कि ऑल्टरनेट व्हीकल भी कंपनी के द्वारा नहीं चलाया गया, उसके लिए कंपनी पर पेनल्टी लगाई जाएगी। साथ ही साथ पीएमसी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी कि उन्होंने इसको ससमय फ्लैग नहीं किया, मतलब वो इसको शाम तक डेटा को अभी तक भेज रहे हैं, जिसको कि उस दिन की जो सेवा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, कूड़ा उठान उस दिन नहीं हो पा रहा है उस क्षेत्र में, तो इसके लिए पीएमसी पर भी पेनल्टी लगाई जाएगी। कितनी जो है गाड़ियां हैं निगम कि अभी हमने देखा वाटर वेस्ट कंपनी के 92 व्हीकल्स हैं जो कि डिप्लॉय किए जाने हैं और उसमें मिनिमम 77 व्हीकल्स डिप्लॉय होने हैं, लेकिन आज इन्होंने फील्ड पर 67 व्हीकल्स भेजे हैं जो कि निर्धारित संख्या से कम है। और फिर अकॉर्डिंगली क्षेत्र जो है पूरी तरह से कवर नहीं हो पा रहे, तो हम 80% की कवरेज पर रह जा रहे हैं। नहीं है, आप इन कंप्लेंट्स में सिर्फ ये भी मत लिखिए कि यहाँ से कूड़ा उठान व्हीकल ऑल्टरनेट व्हीकल चला गया, ऑल्टरनेट व्हीकल भी चला गया, दैट इज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भाजपा को सलाह दी कि वे अपने पहला यहां पर कुनबे को संभालें, सबसे पहले अपने कुनबे को संभालें, क्योंकि पार्टी से 70 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं और भाजपा के लिए चुनौती का कारण बने हुए हैं। इसलिए अभी भाजपा को कांग्रेस में क्या चल रहा है इस पर ध्यान देने की बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए कि अपने बागियों पर किस तरह से कार्रवाई करें। तो कांग्रेस के बारे में सोचना बीजेपी छोड़ दे, क्योंकि कांग्रेस को किस रणनीति के तहत काम करना है उसके लिए कांग्रेस पूरे तरीके से स्वतंत्र और तैयार है। अपना कुनबा संभाले। अकेले देहरादून में 70 से ज्यादा लोग बीजेपी के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी पार्टी के बारे में बयान दें, कांग्रेस को छोड़ दें। कांग्रेस को जो उपयुक्त लगेगा रणनीति के तहत उसमें कांग्रेस फैसले लेगी। और कांग्रेस उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे में कुछ कार्यकर्ता पार्टी से टिकट न मिलने पर सबके विरोध आप देखिए किस तरह से उतर गए हैं, उनके विरोध यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसी को लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें 8 जनवरी तक का समय दिया गया था। अब प्रदेश अध्यक्ष प्रवास से वापिस आ जाएंगे और आज शाम तक सभी जिलाध्यक्षों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो भी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी चुनाव मैदान में हैं, हमने उनको
8 जनवरी तक का समय दिया था और ये समय अब निकल चुका है। हमने सभी जिलाध्यक्षों से सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज शाम तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रवास से लौट जाएंगे और अब हम अगले स्टेप में सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर ऐसे उन कार्यकर्ताओं को पार्टी संविधान के अनुसार निष्कासित करने का आदेश देंगे जो अभी भी पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। शहरी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।